अब आइए देखते हैं कि पूर्ति की लोच को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। पूर्ति की लोच को मापने की विधियों की अगर हम बात करें तो इसका अध्ययन हम दो बिंदुओं के आधार पर करेंगे। पहला ये कि पूर्ति की माप हम अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि से भी कर सकते हैं, और दूसरा बिंदु विधि, बिंदु रेखा विधि या रेखा गणितीय विधि से भी हम इसकी माप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपातिक या प्रतिशत विधि से जब हमको पूर्ति की लोच मापनी हो तो हम कैसे मापेंगे। इसके लिए हम साधारण से एक सूत्र का प्रयोग करेंगे अगर हमको पूर्ति की कीमत लोच की माप करनी है, क्योंकि इसका नाम ही है अनुपातिक या फिर प्रतिशत। तो बहुत साधारण से एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पूर्ति की कीमत लोच बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर पूर्ति और कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होंगे वहाँ पर भी जैसे हमने मांग के दौरान पढ़ा था कि कीमत लोच जो है वो इकाई से कम है या उसके बराबर है या उससे अधिक है। तो इन तीन श्रेणियों में जो लोच की जो तीन श्रेणियां हैं, तो मांग की तरह पूर्ति भी बिल्कुल इनसे वैसे ही प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली जो श्रेणी, अगर पहले हम बात करें तो पूर्ति की कीमत लोच कई बार इकाई से अधिक होती है। कब अधिक होती है, हम कब कहेंगे कि पूर्ति की जो कीमत लोच है वो इकाई से अधिक है? उस दशा में जब पूर्ति में कीमत की तुलना में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो बहुत अधिक हो जाता है। यानी हम यहाँ कहेंगे कि कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन था वो 20% का हुआ, लेकिन पूर्ति की जो कीमत लोच थी उसमें जो परिवर्तन है, पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो 30% हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कीमत की अपेक्षा पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूर्ति की कीमत लोच इकाई से अधिक है। अब यहाँ पर हम कीमत लोच की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम साधारण सा फॉर्मूला लगाएंगे अपना कि पूर्ति की कीमत लोच बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो जैसे कि हमने उदाहरण में देखा कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन 30 है और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन 20 है, तो हम बहुत आसानी से पूर्ति की लोच बराबर 30 बटे 20 यानी कि 1.5 हम पूर्ति की कीमत लोच निकाल लेंगे। अब इसकी दूसरी दशा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पूर्ति की कीमत लोच जो है वो इकाई के बराबर है। तो ऐसा कब होता है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जब पूर्ति की कीमत लोच इकाई के बराबर होती है? जब कीमत में जिस दर से, जिस प्रतिशत से परिवर्तन होता है, ठीक उसी दर से पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि पूर्ति की कीमत लोच जो है वो इकाई के बराबर है। यानी हम कहते हैं कि कीमत में, जैसे एक उदाहरण से हम देखते हैं यहाँ पे कि कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो भी 25 है और पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन है वो भी 25 है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पूर्ति की कीमत लोच बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि पूर्ति की कीमत लोच बराबर 25 बटे 25। तो ये एक जो है ये पूर्ति की कीमत लोच आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसकी तीसरी दशा जब हम देखते हैं पूर्ति की कीमत लोच इकाई से कम, तो कौन सी दशा में पूर्ति की कीमत लोच इकाई से कम होती है? जबकि किसी वस्तु की कीमत में जिस दर से परिवर्तन होता है उससे कम दर में उस वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो। तो यहाँ पर ऐसी दशा में हम कहेंगे कि पूर्ति की कीमत लोच इकाई से कम है। यहाँ पर भी हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि पूर्ति की कीमत लोच बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब एक उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्ति की कीमत लोच इकाई से कम, यानी कि क्या कंडीशन, कैसी दशा, कैसी स्थिति बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि पूर्ति में कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन था वो 50% था, लेकिन पूर्ति में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ वो सिर्फ 20% ही हुआ। तो जब इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार की दशा बनेगी कि पूर्ति की कीमत लोच बराबर पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि ये हो जाएगा आपका 25 बटे 50%।
तो ये आपका आंसर 0.5 जो है वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच आएगी, जो कि इकाई से कम होगी। तो यहाँ तो हमने पहली कंडीशन को देखा जब हम देख रहे थे कि पूर्ति की कीमत लोच जो है अनुपातिक या प्रतिशत के आधार पर जब हम कैलकुलेट करते हैं। इसकी दूसरी जो विधि है जिसको हमने देखा कि या तो बिंदु रेखा विधि या रेखा गणितीय विधि से हम इसका प्रयोग इसको हम माप सकते हैं। तो जब हमें बिंदु रेखा विधि या रेखा गणितीय विधि का प्रयोग करके पूर्ति की माप करनी हो तो हमको वहाँ पर कुछ ग्राफ, यानी जैसे कि नाम ही है बिंदु रेखा या रेखी गणितीय विधि, तो कुछ ग्राफ का प्रयोग वहाँ पर हमको, कुछ रेखा चित्रों का प्रयोग हमको वहाँ पर करना होगा। तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार रेखा चित्रों के प्रयोग से, ग्राफ के प्रयोग से हम ये जो दूसरा मेथड है जब हम पूर्ति की कीमत लोच बिंदु रेखा या रेखा गणितीय आधार पर करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है। बिंदु विधि अथवा रेखा गणितीय विधि से जब हम पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हमें 3 तरह के ग्राफों का निर्माण करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम वस्तु की कीमत लोच जो है वो इकाई से कम हो इस तरह के ग्राफ का निर्माण करेंगे। तो हम देखते हैं कि रेखा OX अक्ष पर हम वस्तु की पूर्ति लेते हैं और रेखा OY अक्ष पर अगर हम वस्तु की कीमत लेते हैं तो यहाँ पर हम, क्योंकि वस्तु की जो पूर्ति है वो कीमत लोच जो है वो इकाई से कम है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कीमत की तुलना में वस्तु की पूर्ति का जो प्रतिशत हुआ वो उससे कीमत के प्रतिशत की तुलना में कम था। यानी कि इसको हम O से थोड़ा आगे बढ़ाकर एक लाइन SS का अगर हम निर्माण करते हैं, एक वक्र, तो यहाँ पर N पर जो लंब डाला जाता है यानी PN जो रेखा है वो दर्शाती है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ON की तुलना में जो TN रेखा है वो छोटी है। तो हम यहाँ पे इस चित्र के द्वारा ये कह सकते हैं कि इस चित्र पर यानी P बिंदु जो है उस पर हम कह सकते हैं कि P बिंदु पर पूर्ति की कीमत लोच इकाई से कम है। दूसरा, अगर हम वस्तु की कीमत लोच इकाई के बराबर की बात करें तो हम देखते हैं कि रेखा OX अक्ष पर वस्तु की पूर्ति और रेखा OY अक्ष पर वस्तु की कीमत लेने पर जो SS रेखा जाती है वो वस्तु को, मतलब O बिंदु से स्टार्ट होकर जाती है और यहाँ पर इसके आधार पर रेखा OX पर जो लंब बनता है यानी PN रेखा हमको जो प्राप्त होती है, इसमें P बिंदु जो है वो बताता है कि P बिंदु पर पूर्ति की कीमत लोच इकाई के बराबर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो TN रेखा है वो ON रेखा के बराबर है, बीचों बीच इसको 2 बराबर भागों में P बिंदु जो है वो काटता है, इसलिए पूर्ति की कीमत लोच जो है वो इकाई के बराबर है, ऐसा ये दर्शाता है। तीसरा, अगर हम बात करें कि वस्तु की पूर्ति यहाँ पर कीमत लोच जो है वो इकाई से अधिक है, तो यहाँ पर हम रेखा OX अक्ष पर वस्तु की पूर्ति और रेखा OY पर हम वस्तु की कीमत को दर्शाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वस्तु की पूर्ति जो है वो कीमत से भी ज्यादा है, इसलिए हम देखते हैं कि जो पूर्ति का जो ये वक्र यहाँ पर हम SS बना रहे हैं वो पूर्ति से भी आगे निकल गया है। तो ये जो TS रेखा यहाँ पर बन रही है ये बताती है कि वस्तु की पूर्ति जो है वो कीमत से भी ज्यादा प्रतिशत हुई है। इस पूरे चित्र में हमको ये स्पष्ट दिख रहा है कि TN रेखा जो है वो ON से बड़ी है, यानी कि इस चित्र में जो P बिंदु है वहां पर हम कह सकते हैं कि P बिंदु पर पूर्ति की कीमत लोच इकाई से अधिक है। इस रेखा चित्र में इन सभी जितने भी रेखा चित्र हमने बनाए, यहाँ पर हमने देखा कि पूर्ति वक्र को एक सीधी रेखा के रूप में लिया गया है। अब अगर ये पूर्ति वक्र एक सीधी रेखा के रूप में न होकर वक्र रेखा के रूप में होगा तो ऐसे पूर्ति वक्र के किसी बिंदु पर पूर्ति की कीमत लोच की माप को हम कैसे दर्शाएंगे, इसके लिए हम एक अलग से ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर हम OX वक्र का रेखा OX का निर्माण वस्तु की पूर्ति के लिए और OY का निर्माण वस्तु की कीमत के लिए करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो TT रेखा है उसके ऊपर, यानी उसे 2 भागों में जो बांटने वाला बिंदु P है उससे होता हुआ जो वक्र बनता है यानी SS वक्र, वो क्या दर्शाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि P बिंदु पर पूर्ति की कीमत लोच हमको ज्ञात करनी है। अब
P बिंदु को छूती हुई, उसको स्पर्श करती हुई एक सीधी रेखा TT यहाँ पर खींची गई है, जो OX आधार रेखा के T बिंदु पर जाकर मिलती है। यानी हम कह सकते हैं कि P बिंदु पर पूर्ति की कीमत लोच जो है वो वहां पर TN जो है वो कम है, और ON का अगर हम देखते हैं उसकी लंबाई तो वो अधिक है। यानी P बिंदु पर ही वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच इकाई से कम होगी। तो आपने देखा कि पूर्ति की कीमत लोच को मापने की दूसरी दशा यानी कि रेखागणितीय विधि में किस प्रकार हम आंकड़ों का प्रयोग करके उन्हें रेखा चित्रों में दर्शाकर और उसके बाद हम उन बिंदुओं के आधार पर जहां जहां पर पूर्ति की कीमत लोच या तो इकाई के से अधिक, इकाई के बराबर और इकाई के कम होती है, उनको हम दर्शाते हैं। अब अगर हम बात करें कि पूर्ति की कीमत लोच को वो कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहला बिंदु हमको यहाँ पर ये मिलता है समय तत्व। जैसे कि हमने मांग में भी देखा था, वहाँ पर भी समय तत्व प्रभावी था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। वैसे ही समय तत्व जो है वो पूर्ति को भी प्रभावित करता है। अगर अति अल्पकालीन समय है, यानी बहुत बाजार में इतना कम समय होता है कि इतने थोड़े से समय में बहुत जल्दी से मांग के अनुरूप पूर्ति को एडजस्ट हम नहीं कर पाते हैं। अगर हम उसके दूसरे स्टेप यानी अल्पकाल की बात करें तो थोड़ा सा समय हमारे पास ज़्यादा रहता है, यानी पूरा का पूरा तो हम मांग के अनुरूप हम पूर्ति को एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत किया जा सकता है। तीसरे जो हम समय की बात करते हैं वो होता है दीर्घकाल। दीर्घकाल यानी कि इतना ज़्यादा समय होता है कि बहुत आसानी से या तो हम उत्पादन तकनीक में परिवर्तन कर देते हैं या हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर देते हैं, और भी ऐसे कई विधियों का प्रयोग करते हैं, और इतना समय हमारे पास पर्याप्त समय रहता है कि हम मांग के अनुरूप पूर्ति को एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो थी समय तत्व की बात। अब अगर हम दूसरा यानी कि उत्पादन तकनीक की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। उत्पादन में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तकनीकों पर निर्भर करता है। अगर हम अच्छी नवीनतम तकनीकों का चयन करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन बहुत अच्छा बढ़ता है। अगर इन तकनीकों का प्रयोग नहीं किया जाता, पुरानी तकनीकों पे ही हम काम करते रहते हैं, तो हमारा उत्पादन जस का तस बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर उत्पादन जस का तस बना है तो पूर्ति वैसे ही होती रहेगी जैसे पहले हो रही थी, किसी भी प्रकार की वृद्धि उत्पादन में नहीं हो पाएगी। तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो वस्तु की प्रकृति। पहले भी हमने देखा कि अलग अलग प्रकृति की वस्तुएं होती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो दैनिक उपयोग की होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं। तो इन वस्तुओं का बाजार जो होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और इनमें जो समय होता है वो भी अति अल्पकालीन होता है। जैसे हम बोलते हैं ब्रेड है, दूध है, अंडा है, ये जो वस्तुएं हैं ये दैनिक उपयोग की हमारी वस्तुएं हैं, अति अल्पकालीन बाजार की वस्तुएं हैं, या हम कह सकते हैं कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं। तो इनमें समय इतना कम रहता है इनके पास कि इनकी पूर्ति को मांग के अनुरूप जल्दी से एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, जैसे हम मोटर गाड़ी, फर्नीचर, भवन बनाने के जो सामान हैं, इस तरह की वस्तु की अगर हम बात करें तो ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, लंबे समय तक बाजार में इनकी मांग बनी रहती है। यहाँ पर जो पूर्ति का समय होता है वो पर्याप्त होता है, या हम कह सकते हैं कि दीर्घकालीन यहाँ पर उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित करती है दीर्घकाल में। तो इतना पर्याप्त समय रहता है कि हम आसानी से पूर्ति के अनुरूप, मांग के अनुरूप हम पूर्ति को समायोजित कर सकते हैं। तीसरी बात अगर हम करें बाजार की उपलब्धता की, तो जाहिर सी बात है कि जिस वस्तु का बाजार सीमित होगा उसकी पूर्ति भी सीमित होगी, क्योंकि वहाँ पर उस वस्तु के बहुत कम उत्पादक होंगे, या कह सकते हैं कि बहुत कम विक्रेता होंगे। और जहाँ पर वस्तुओं का बाजार विस्तृत है, जिस वस्तु के बहुत सारे उत्पादक हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं, उन वस्तुओं का बाजार विस्तृत होगा तो उनकी पूर्ति भी विस्तृत होगी। अब अगर हम प्राकृतिक बाधा की बात करें तो हम देखते हैं कि जब प्राकृतिक बाधाएं आ जाती हैं तो कितना भी अच्छा उत्पादन हो रहा हो, कितना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा हो, अच्छी तकनीकों का हमने प्रयोग कर लिया, अच्छी विधियों का प्रयोग कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक बाधाओं से हम उस पूरी प्रक्रिया से बच नहीं पाते हैं, और जो हमारी योजना होती है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाती है। वैसा उत्पादन जैसा सोचे रहते हैं वैसा कर नहीं पाते। तो प्राकृतिक बाधाएं भी है जो कहीं ना कहीं पूर्ति को प्रभावित करती हैं।
तो ये तो थी पूर्ति की संपूर्ण विशेषताएं। हम कह सकते हैं कि पूरी उत्पादन की प्रक्रिया में पूर्ति का क्या रोल है, यानी बाजार की पूरी प्रक्रिया में जब हमने देखा कि जब उत्पादन होता है तो दो चीज़ें वहाँ पर उसको इफेक्ट करती हैं, किसी वस्तु की मांग और पूर्ति, दोनों को देखते हुए उत्पादन का संपूर्ण कार्य संपन्न किया जाता है। तो हमने देखा कि जिस प्रकार मांग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, वैसे ही पूर्ति का भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है।